नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ 10 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 10 अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग। तो आज आपको पता है आज क्या वार है, शुक्रवार है। तो आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि भारत में ऊँटों की संख्या में लगातार हो रही गिरावट को रोकने के लिए एक मंत्रालय है हमारा, कौन सा? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इसने एक नेशनल मिशन यानी कि राष्ट्रीय मिशन क्या किया है, प्रस्तावित किया है दोस्तों। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, NCSI। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो रेगिस्तान के जो जहाज होता है हमारा, ऊँट जिसको बोलते हैं, उसकी जो संख्या है उसमें निरंतर जो गिरावट हो रही है, उसी को रोकने के लिए ये जो नया मिशन है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य है इस गिरावट को रोकना। आपको बताऊं कि 2019 वाली जो जनगणना है, 20वीं पशु जनगणना है, उसके तहत भारत में ऊँटों की संख्या कितनी रह गई है? मात्र 2.52 लाख। जबकि 1977 में कितने ऊँट थे हमारे पास? 11 लाख ऊँट थे, जो कम होते होते अभी कहाँ तक पहुँच गए हैं? 2.52 लाख तक पहुँच गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 22 जून को विश्व ऊँट दिवस भी मनाया जाता है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। And you can see this question in English also. Which national mission has been proposed by the Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairying to stop the continuous decline in Indian camel population? And the correct answer will be National Camel Sustainability Initiative. Okay, let's move to next question. अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे हिंदी में। कौन सा देश 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है हमारा, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका कौन सा सत्र होने वाला है? 8वां सत्र होने वाला है। और इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? हमारा प्यारा भारत। आपको पता है कि हमारा ISA जो है उसका हेडक्वार्टर भी भारत में स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। और हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार इसकी मेजबानी करने वाले हैं। आपको पता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में COP21 के तहत क्या किया गया था? ISA की शुरुआत की गई थी। किस किस ने मिलकर किया था? ये भारत और फ्रांस ने। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 124 सदस्य इसके अंदर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका ISA। Now let's see this question in English also. Which country is set to host the 8th session of International Solar Alliance ISA Assembly from October 27 to October 30, 2025? And the correct answer will be India. Okay, and you can see this explanation in English also. Okay, let's move to next question. आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे। 3 लोग हैं जिनको अभी क्या मिला है? रसायन विज्ञान में क्या मिला है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 का। इनके नाम आपको याद रखने। एक तो क्या क्या नाम है? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। इन तीनों को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 का रसायन विज्ञान का। अब आपको ये बताना है कि इनको किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो ये पुरस्कार मिला है इनको धातु कार्बनिक ढांचों के निर्माण के लिए। किस लिए मिला है? धातु कार्बनिक ढांचों के निर्माण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको तीनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। और ये आप इनके बारे में अलग अलग जानकारी देख सकते हैं। तीनों वैज्ञानिकों के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश आल्सो। फॉर विच पायोनियरिंग वर्क वाज द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री awarded to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yagi? And the correct answer will be creation of metal organic frameworks. And you can see this explanation in English also. Okay, let's move to next question. अगले सवाल पे आ जाइए। आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को मनाए गए विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025, इसका विषय या थीम क्या था? आपका सवाल ये है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका अर्बन सॉल्यूशन टू क्राइसिस। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? अर्बन सॉल्यूशन टू क्राइसिस, ये इसका सही आंसर होगा। कल भी हमने इसके बारे में देखा था। और ये कहाँ पे मनाया गया इस बार? विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। इसका थीम क्या है? अर्बन सॉल्यूशन टू क्राइसिस। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश आल्सो। विच थीम वाज ऑब्जर्व्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 which was observed on October 7th? And the correct answer will be urban solution to crisis.
and you can see explanation in English also. There are few schemes which are flagship scheme of this department, which are PMAYU, Amrit Yojana, PM Seva Nidhi and Swachh Bharat Mission. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आ जाइए। अक्टूबर 2025 में आदिवासी त्योहार, क्या नाम है त्योहार का? मेरा होऊ चोगम्बा। क्या नाम है? मेरा होऊ चोगम्बा ये त्योहार है। ये किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मणिपुर में। कहाँ पर मनाया गया है ये? मणिपुर में। आप देख सकते हैं मणिपुर सेलिब्रेटेड मेरा होऊ चोगबा फेस्टिवल अक्रॉस द स्टेट। पूरे के पूरे मणिपुर में ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है हर साल। तो इस साल भी ये जो फेस्टिवल है ये मनाया गया। ये कब मनाया जाता है? जो उनका मैतेई कैलेंडर है वहाँ का, उसमें मेरा जो महीना आता है उसके 15वें चंद्र दिवस पर हर साल ये मनाया जाता है। Now you can see this question in English also. In October 2025, the tribal festival Mera Hou Chongamba was recently celebrated in which Indian state? And the correct answer will be Manipur. Correct answer will be Manipur. Okay, and you can see the explanation in English also, and you can take screenshot of this explanation. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आ जाइए। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2025 को किस वर्षगांठ का आयोजन कर रही है जो 9 दशकों से अधिक सेवा और उत्कृष्टता का प्रतीक है? तो अभी आपको पता है कि 8 अक्टूबर को हमने भारतीय वायुसेना का 93वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा आपका? 93। आपको पता होना चाहिए कि 8 अक्टूबर 1932 को 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना रॉयल जो एयरफोर्स थी RI, जो रॉयल एयरफोर्स थी, आपको पता है पहले अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, तो उसी के तहत क्या किया गया था? RIAF, रॉयल नाम जोड़ के और हमारी एयरफोर्स बनाई गई थी। और जब हम आज़ाद हुए और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो RIAF से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों? IAF। और IAF आपको पता है अभी ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण रोल निभाया किसने? हमारी भारतीय वायु सेना ने। ये आप यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 2025 के उत्सव का विषय क्या था? इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता प्राप्त की उसके जो मिशंस थे उनके ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला। उसके अलावा देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयरफोर्स की एक सहायक इकाई के रूप में हमने काम शुरू किया और 1933 में 6 अधिकारियों और 4 जहाज के साथ में हमने चालू किया था। और आज हम विश्व में टॉप 5 एयरफोर्स जो है विश्व की उसमें हम लोग शुमार हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यू कैन सी दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश आल्सो। द IAF सेलिब्रेट्स विच एनिवर्सरी ऑन 8 अक्टूबर 2025, marking over 9 decades of service and excellence, and the correct answer will be 93rd. And you should also know what is the motto of Indian Air Force, and this motto is touch the sky with glory. okay let's move to next question. अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा देश 9 से 15 अक्टूबर तक परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना इस थीम पर क्या करेगा? विश्व संरक्षण दिवस जो किसके द्वारा मनाया जाता है? IUCN के द्वारा बनाया जाता है। इसकी मेज़बानी करने वाला है कौन सा देश दोस्तों? इसका सही आंसर होगा UAE। और ये अबू धाबी में जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। UAE के अबू धाबी में 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक 2025 का IUCN कांग्रेस का क्या है? मेज़बानी करने वाला है। कौन सा शहर? अबू धाबी। कौन सा शहर दोस्तों? अबू धाबी जो है वो इसकी मेज़बानी करने वाला है। और ये आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग द 2025 IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस WCC फ्रॉम 9 to 15 अक्टूबर विद द थीम ऑफ एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, एंड द करेक्ट आंसर विल बी UAE। ओके, एंड यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश आल्सो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आ जाइए। अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित एक जगह का नाम है, आप याद रखना, कराहन तेपे। क्या नाम है जगह का? कराहन तेपे एक जगह है। वहाँ पर एक 12,000 साल पुराना T आकार का क्या खोजा गया है? स्तंभ खोजा गया है जिस पर कि एक नक्काशीदार मानव का क्या बना हुआ है? चेहरा बना हुआ है। ये देखो आप चेहरा देख सकते हैं। मैं फोटो भी लेके आया हूँ आपके लिए। ये देखो यहाँ पर ये क्या है? इनकी आँख बनी हुई है। ये इनका
नाक बना हुआ है, ये इनका मुंह बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं 12,000 साल पुरानी ये जो नक्काशी है ये की गई है। तो ये कौन से देश में मिला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। क्या सही आंसर होगा? तुर्की। और ये टी शेप का जो है एक पिलर है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ये आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसमें आंखें, नाक, चेहरा सभी मैंने आपको अभी दिखाया, सभी दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश आल्सो। इन October 2025, archaeologists discovered a 12,000-year-old T-shaped pillar featuring a curved human face at the Karahan Tepe site, located in which country? And the correct answer will be Turkey. What is the correct answer? Correct answer is Turkey. And you can see this explanation in English also. Okay, let's move to next question. अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया IRSA, दैट मीन्स भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, और इसका वर्जन कौन सा है? 1.0। और इसके अंदर कौन कौन है? एक तो IDS है और एक हमारी जो ट्राई सर्विसेज है, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। तो आपका सवाल है कि जो ये सिस्टम है इसको डेवलप किसने किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा DRDO। किसने डेवलप किया है? ये DRDO ने डेवलप किया है IRSA 1.0, एंड इट विल बी गेम चेंजर टू मिलिट्री कम्युनिकेशंस। ओके, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, किस तरह से हम लोग इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म संचालन और निर्बाध जो संचार है उसको हम क्या बना देंगे? सक्षम बना देंगे। ठीक है दोस्तों। ओके, let's see this question in English also. The Indian Radio Software Architecture IRSA 1.0 launched in October 2025 was developed by which organization in collaboration with IDS and TRI services? And the correct answer will be DRDO. Okay, and you can see this explanation in English also. Okay, let's move to next question. अगले सवाल पे आ जाइए। किस भारतीय राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय की क्या की है? स्थापना की है। आप फोटो भी देख सकते हैं। सेटअप ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी एट जगन्नाथ टेम्पल। और जगन्नाथ टेम्पल आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा के पुरी में ये मंदिर है। उसी के वहाँ पर एक पहले से कौन सा पुस्तकालय है? रघुनंदन पुस्तकालय है। उसकी जगह पर क्या क्या बनाया जा रहा है? एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। Okay, let's see this question in English also. Which Indian state has announced the establishment of a digital library named as Gyan Yagya Mandap? Gyan Yagya Mandap. And the correct answer will be Odisha. What is the correct answer? It is Odisha. And you can see the explanation in English also. तो दोस्तों ये थे हमारे 10 सवाल करंट अफेयर के। अब हम आपके सामने लेकर के आए हैं आज के जनरल अवेयरनेस के सवाल। तो पहला सवाल देखते हैं। अभी हम डिस्कस भी करके आए कि भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2025 को अपनी 93वीं वर्षगांठ मनाई। अब आपको बताना है कि बताइए कि भारतीय वायुसेना का जो सबसे बड़ा एयरबेस है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? हिंडन एयरबेस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वायुसेना स्टेशन हिंडन। तो इन चारों में से जो सबसे बड़ा एयरबेस है वो कौन सा है? हिंडन एयरबेस। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। खालिद अल एनानी, कल हमने इनके बारे में बात की थी। ये क्या है? पहले अरबी व्यक्ति हैं जो क्या बने हैं? यूनेस्को के महानिदेशक बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि भारत किस वर्ष यूनेस्को का सदस्य बना? तो दोस्तों सही आंसर होगा 1946। और यूनेस्को की स्थापना भी कब हुई थी? 1946 में हुई थी, 4 नवंबर 1946 को। तभी से भारत क्या है? इसका सदस्य है। यानी भारत क्या है? यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। और आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में हमने 7 जो हमारी साइट है उनको 7 संभावित स्थलों की सूची भेजी है। किसको? यूनेस्को को, ताकि उनको हमारे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा सके। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत को तीसरा बहुत बड़ा गैस वाहक, हमने गैस वाहक प्राप्त किया है कहाँ से? साउथ कोरिया से। हमने कहाँ से प्राप्त किया है? वो साउथ कोरिया से। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही विशाल हमने जहाज़ प्राप्त किया है जो क्या करेगा? जो गैस होगी, प्राकृतिक गैस होगी, उसके ट्रांसपोर्टेशन में काम आने वाला है। उसका नाम क्या रखा गया है? शिवालिक। क्या नाम रखा गया है? शिवालिक नाम रखा गया है। अब सवाल पे आते हैं कि शिवालिक के संदर्भ में बताइए कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा बाह्य हिमालय। सबसे ऊपर जो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। फिर ये बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये मध्य हिमालय है। और जो लास्ट में जो 3 नंबर पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है? हमारा बाह्य हिमालय। इसको क्या नाम दिया जाता है? शिवालिक भी नाम
दिया जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, लगभग कितने किलोमीटर तक, 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। डीआरडीओ ने एसडीआर के लिए भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA, अभी हमने इसके बारे में बात की, 1.0 का क्या किया, अनावरण किया। अब आपको बताना है कि डीआरडीओ ने किस परियोजना के तहत भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली विकसित की है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिसाइल सिस्टम होता है, मिसाइल जो सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है आपकी क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए हमने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया दोस्तों, प्रोजेक्ट एडी। और ये एडी आपका एडी से चोटी वाला एडी नहीं है, ये कौन सा है दोस्तों, एडी का मतलब होता है एयर डिफेंस। क्या होता है एडी का मतलब, एयर डिफेंस। ठीक है, तो AD-1 ये हमने प्रोजेक्ट चलाया है। ठीक है, किसके लिए, डीआरडीओ ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण के लिए। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव 5 नई राष्ट्रीय संरक्षण परियोजनाओं का क्या करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं। संरक्षण परियोजनाओं के संदर्भ में आपको बताना है कि भारत में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन क्रोकोडाइल। कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन क्रोकोडाइल। आपको बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो इसका मुख्य उद्देश्य है जो खारे पानी के मगरमच्छ है उनका क्या करना, संरक्षण करना। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट सवाल पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने असाध्य बीमारी, असाध्य रूप से बीमार वयस्कों के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसको अनुमति दे दी गई है। और वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से क्या है, इस चीज़ पे बहस शुरू हो गई है। अब बात करते हैं कि भारत में जो इच्छा मृत्यु है उसकी अभी क्या कंडीशन है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इच्छा मृत्यु जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है निष्क्रिय और एक होती है सक्रिय। ठीक है, तो पहला हम पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु वैध है। तो गलत है आपका, क्या है ये, गलत है। सक्रिय इच्छा मृत्यु वैध नहीं है, बल्कि आपको 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिसके तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है, वैध है। सक्रिय इच्छा मृत्यु होता है कि आदमी को जानबूझ के उसको मतलब मृत्यु तक पहुंचाया जाना, वो क्या होती है, सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है। एक होता है कि जब अगर व्यक्ति मान लो कि जैसे एक्सटर्नल सपोर्ट पे है या वेंटिलेटर पे है और उसका वेंटिलेटर हटा लिया जाए उस कंडीशन में कि अब लग रहा है कि ये व्यक्ति आगे नहीं बच पाएगा, तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अग्रिम चिकित्सा निर्देशों सहित कुछ शर्तों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को क्या दिया गया है, कानूनी मान्य। यही बात हम और कर रहे थे अभी लोग। तो ये क्या है आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है 2018 का एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है कॉमन कोज बनाम भारत संघ। क्या मामला है, कॉमन कोज बनाम भारत संघ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान पूर्वक मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में क्या दी, मान्यता दी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है, यानी 2 और 3 आपका सही है दोस्तों। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 7 जून 2025 के अंत तक जो भारत का विदेशी ऋण है वो बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 747 बिलियन डॉलर। कितना हो गया, 747 बिलियन डॉलर। बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय ऋण होता है, जो नेशनल डेब्ट होता है, उसके बारे में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। दो तरह का होता है नेशनल डेब्ट जो होता है, नेशनल ऋण जो होता है। एक होता है जो हम भारत के अंदर से लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, घरेलू। जो भारत के अंदर से हम ऋण लेंगे उसको क्या बोलेंगे, घरेलू ऋण। और एक हम भारत के बाहर से लेंगे उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे विदेशी ऋण। क्या बोलेंगे उसको, विदेशी ऋण, उसको हम बोलेंगे। तो अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन है कि विदेशी ऋण किसी देश द्वारा घरेलू बैंकों और नागरिकों से उधार ली गई धनराशि को कहते हैं। अभी हमने इसके बारे में बात की, तो ये कथन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। विदेशी ऋण नहीं है, ये कौन सा होता है, घरेलू ऋण होता है जो हम घरेलू बैंकों और नागरिकों से लेते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च राष्ट्रीय ऋण के कारण क्या होगा, ब्याज भुगतान में वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, अगर आप भी अगर मान लो बहुत ज़्यादा लोन ले लें तो क्या होगा, आपको ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, सार्वजनिक निवेश में कमी आ जाएगी। अगर सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उसमें से ज़्यादातर पैसा अगर ब्याज के भुगतान में चला जाएगा तो उससे क्या होगा, सार्वजनिक निवेश में क्या आएगी, कमी आएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा सही।
तीसरा ऑप्शन है ऋण से जीडीपी यानी ऋण टू जीडीपी रेशियो जो होता है उसका उपयोग किसी देश के ऋण की स्थिरता का आकलन करने के लिए किया जाता है। ये जो इंडेक्स होता है, ये जो अनुपात होता है, ये किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति को बताता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका सही हो गया, यानी 2 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आ जाएगा। अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ कि 2018 का फिजियोलॉजी का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, हमने इसके बारे में पहले ही बात कर चुके, किस किस को मिला? मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामसडेल और सिमोन सगागुच्ची, इन तीनों को ये मिला है। और किस चीज़ के लिए मिला है दोस्तों? ये मिला है इनको मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। किसके लिए मिला है? मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए मिला है। अब आपको बताना है कि जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बारे में हमें क्या करना है बताना। पहला कथन पढ़िए कि जन्मजात प्रतिरक्षा। देखो, दो तरह की प्रतिरक्षा होती है, एक होती है जन्मजात और एक होती है उपार्जित। जन्मजात यानी जो हमारे शरीर में जन्म से ही होती है, और उपार्जित जो हम लोग बाद में, जन्म के बाद जो हम प्राप्त करते हैं। तो जन्मजात प्रतिरक्षा रोग जनकों के विरुद्ध एक तीव्र और गैर विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करती है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी जो स्किन है और जो हमारी श्लेष्म में जो झिल्ली होती है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा में आती है। तो ये कथन आपका क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट है नियामक टी कोशिकाएं बी कोशिकाओं का एक उपसमूह है जो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी में जैसे ब्लड जो होता है दोस्तों, ये आपको पता होगा, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में दो चीज़ होती है। क्या क्या होती है? एक होती है आरबीसी और एक क्या होती है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी। एक क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी एक चीज़ होती है लिम्फोसाइड। क्या होती है? लिम्फोसाइड। क्या होती है दोस्तों? लिम्फोसाइड। ठीक है, ये आपने ज़रूर सुना होगा अगर पढ़ा होगा तो जो लिम्फोसाइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। उसमें दो तरह की सेल होती है, एक बी सेल होती है और एक टी सेल होती है। तो ये जो बी सेल और टी सेल जो है वो लिम्फोसाइड का भाग है, ना कि एक दूसरे का भाग है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? टी सेल बी सेल का उपसमूह, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग होती हैं। और किसका भाग है? ये लिम्फोसाइट का भाग है। और जो ये जो बी सेल होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि टी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन एक्चुअल में कौन सी सेल एंटीबॉडी बनाती है? जो बी सेल होती है वो एंटीबॉडी बनाती है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड जो ऑप्शन है कि परिधीय सहनशीलता स्व प्रतिक्रियाशील प्रतिरक्षा कोशिकाओं को शरीर के अपने खुद के ऊतकों पर आक्रमण करने से क्या करती हैं? रोकती हैं। तो ये कथन भी आपका क्या है? सही है। यानी कि कथन नंबर 1 और 3 आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका महत्वपूर्ण जो समय है और आपका जो ध्यान है वो यहाँ पर लगाया। इन सभी न्यूज़ जो भी हम लेकर के आते हैं उसके सोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको फ्री पीडीएफ मिले तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी GURUJI गुरुजी, फिर ये वाला 4, गुरुजी के बाद में ये वाला 4 EXAM गुरुजी 4 एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आप ये फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।